नमस्कार मित्रों। मैं आपका दोस्त अश्वनी कुमार एस्ट्रो ब्लूप्रिंट से आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए विषय को लेके, दैट इज एजुकेशन। हाउ टू सी एजुकेशन एंड द ब्रिलियंस इंटेलिजेंस इन आवर चार्ट। हम जब भी बात करते हैं तो हम दो चीज़ों की बात करेंगे। एक तो चार्ट की बात करेंगे कि कौन सा चार्ट हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात हम करेंगे ग्रहों की। और तीसरी बात करेंगे ग्रहों के आस्पेक्ट्स, प्लेसमेंट्स और कंजंक्शन के बारे में। तो अगर हम जब चार्ट के बारे में बात करेंगे तो तीन तरह के चार्ट जो होते हैं वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। एक तो D1 जिसे लग्न चार्ट कहते हैं। दूसरा जो होगा वो D9 नवांश चार्ट होगा। और तीसरा जो होगा D24 होगा, जो कि हमारे एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। प्लैनेट्स की हम बात करेंगे तो सभी तरह के प्लैनेट्स की हम बात करेंगे, लेकिन मुख्यतः हमारे जो प्लैनेट्स रहेंगे इसमें फिफ्थ लॉर्ड रहेगा। दूसरा गुरु रहेगा कि जो फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस का कारक होता है। फिफ्थ हाउस हमारी एजुकेशन भी है, स्किल सेट भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, विद्या है। और नाइन्थ हाउस जो है वो हमारी हायर विजडम को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमारा जो पुत्र कारक है, जेमिनी में एक स्थिर कारक है। और जैसा कि आप जानते होंगे, पुत्र कारक जो होता है वो अगर हाईएस्ट से लोएस्ट डिग्री की तरफ जाए तो हम सात ग्रह राहु केतु को छोड़ के जो लेते हैं तो उसमें जो पांचवें नंबर पे आएगा, पहला जो होगा आत्म कारक, दूसरा अमात्य कारक, तीसरा भ्रातृ कारक, चौथा मातृ कारक और पांचवा जो होगा वो पुत्र कारक होगा। तो जैसे हम जानते हैं पांचों घर जो पढ़ाई लिखाई विद्या इसको रिफ्लेक्ट करता है, उसी तरीके से जो पुत्र कारक जो है वो भी एजुकेशन को रिफ्लेक्ट करता है। ये तो बात हुई कि हमारे ग्रहों को लेके। इसके अलावा ग्रहों को हम और किस तरीके से देख सकते हैं। तो ग्रहों के बारे में जैसा हम जानते हैं कि सूर्य जो है वो हमारे आत्मा के बल को प्रदर्शित करता है। चंद्रमा हमारे मनोबल को प्रदर्शित करता है। लग्नेश जो है वो हमारे शारीरिक बल को प्रेजेंट करता है। मंगल जो है वो हमारे उत्साह, एनर्जी, एंथुजियाज्म और लॉजिक की एबिलिटी को वो प्रेजेंट करता है। मरकरी जो है वो हमारे साइंटिफिक आउटलुक, उसको एन एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करते हैं गुरु की तो वो हमारे विजडम का कारक है, हायर एजुकेशन का कारक है। अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्राचार्य स्वयं एक गुरु थे। वो अलग बात है कि वो असुरों के, राक्षसों के गुरु थे, लेकिन वो मेटलिस्टिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वीनस से हम मेटलिस्टिक नॉलेज जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। शनि जो है वो हमारे मेहनत को, डेडिकेशन को, हार्ड वर्क को, डिसिप्लिन को, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सभी ग्रह जो हैं वो हमारी कुंडली में किसी ना किसी तरह से एजुकेशन से रिलेटेड है। अब बात इस बात की आती है कि हम जब भी पांचवां लॉर्ड और पांचवें भाव की स्थिति, पांचवें भाव का कारक जो कि गुरु होता है, और पुत्र कारक, इन चार लोग चीजों की स्थिति को हम समझेंगे D1 में, D9 में और D24 में। किसी भी कुंडली का अगर हम कंफर्मेशन चाहते हैं तो वो हमें, कुंडली के प्रोमिसेस का कंफर्मेशन हम चाहते हैं तो वो हमें कहाँ से मिलता है, वो D9 से मिलता है। तो नवांश का अगर हम मूल पर्पस समझते हैं नवांश कुंडली देखने का, मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग हट रहा हूँ, लेकिन वो ये है कि दो चीजें हम कह सकते हैं। एक तो ग्रहों की जो स्ट्रेंथ है, वास्तविक जो शक्ति है ग्रहों की, वो हम नवांश कुंडली में जाके समझ पाते हैं कि अगर ग्रह जो है लग्न कुंडली में उच्च का है लेकिन नवांश में अगर वो नीच, डेबिलिटेटेड, अस्त या कॉम्बस्ट जैसे हो जाता है, या बैड एस्पेक्ट्स में, पाप कर्तरी में आ जाता है, तो ग्रह की हम स्ट्रेंथ को कम मानते हैं। लेकिन वही ग्रह अगर खराब भी है लेकिन अगर पुष्कर नवांश में चला जाता है तो अच्छे फल देने के लिए बाध्य भी हो जाता है। खैर, तो नवांश जो होता है वो हमारे भाग्य का एक तरह से डिसेक्शन है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि कोई भी प्रॉमिस जो हमें लग्न कुंडली में दिखता है वो हमें कंफर्मेशन जो है वो D9 में जाके मिलती है। और D24 जो है वो एक फर्दर सर्जरी है हमारे एजुकेशन के एस्पेक्ट की, कि जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस जो है हम एजुकेशन की कर सकते हैं, तो वो D24 में कर सकते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारा फिफ्थ लॉर्ड जो है
या गुरु जो है या पुत्र कारक जो है, ये अगर छठे आठवें बारहवीं में चला जाता है या छठे आठवें बारहवीं के लॉर्ड से आस्पेक्ट कंजंक्ट हो जाता है, तो व्यक्ति के इंटेलिजेंस में, विट में, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी समझने की क्षमता में वो थोड़ी हानि होती है। लेकिन उसी के बदले अगर ये पांचवां लॉर्ड गुरु या पुत्र कारक जो है, वो अगर केंद्र में, त्रिकोण में या लाभ भाव में बली होके बैठ जाता है, और इन तीनों कुंडली में, जिससे जैसा कि मैंने आपको बताया कि D1, D9 और D24 में, तो वो आपकी अच्छे इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट करता है, हायर विजडम को रिफ्लेक्ट करता है, और ये भी बताता है कि आपके अंदर एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट एंड टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प द सब्जेक्ट वो बहुत अच्छी है। आज मेरे को लगा कि इन बातों की हम जब चर्चा कर रहे होंगे तो हम किन लोगों का चार्ट ले सकते हैं। तो मेरे पास दो उदाहरण बहुत अच्छे आए। उनमें से एक उदाहरण जो है वो मैंने श्रीनिवास रामानुजन जी का लिया, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में, इनफाइनाइट सीरीज के बारे में, मैथमेटिकल एनालिसिस के बारे में, इन सब के बारे में एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट जो दिया, मतलब पूरे वर्ल्ड को मैं कहूंगा कि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया तो वो श्रीनिवास रामानुजन थे। दूसरा चार्ट जो मैंने लिया है वो हमारे महात्मा गांधी जी का लिया है। महात्मा गांधी जी का जो चार्ट है, हम वो भी जानते हैं कि वो बारेट लॉ थे, उन्होंने बाहर जाके लॉ की शिक्षा भी ग्रहण की थी, और किस तरह से हमारे आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने एक, मतलब हम लोग दो आदमियों को अपनी बात मनवाने में अक्षम रहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी वो शख्सियत थे जिन्हें जिन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो डाला था, और पूरे भारत के लोगों को अपनी शक्ति के द्वारा, कौन सी शक्ति, वैचारिक शक्ति के द्वारा, प्रेम की शक्ति, सद्भावना की शक्ति के द्वारा सबको एक सूत्र में बांधते हुए पूरे हमारे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया रूप, नई दिशा दी थी। तो आइए इन लोगों के चार्ट को हम समझने की कोशिश करें कि ये किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये श्रीनिवास रामानुजन जी का है। तो मैं अब बात करूंगा इन चार्ट की। तो सबसे पहले मैं जो लूंगा वो लगन चार्ट में यहाँ पे ये ले रहा हूँ। लगन चार्ट में आप देख रहे हैं कि फिफ्थ हाउस में वर्गो राशि आ रही है, और वर्गो राशि का जो लॉर्ड होता है वो बुध होता है। हम यहाँ पे गुरु की स्थिति भी देखेंगे, और जो कारक है, और बुध की जो फिफ्थ लॉर्ड है उसकी स्थिति भी हम देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बुध जो है वो केंद्र में ही बैठा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि केंद्र, त्रिकोण या लाभ स्थान में अगर ग्रह जाके बैठता है तो वो बहुत मजबूत होता है, बली होता है, और फायदा देने वाला होता है, लाभकारी होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बुध है वो केंद्र में बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है। तो जो कि एक बहुत अच्छी बात ये बताता है कि मरकरी जो है, वैसे भी आप सब लोग जानते हैं कि मरकरी से हम मैथमेटिक्स को देखा करते हैं। तो मैथमेटिक्स में हायर विजडम, हायर नॉलेज जो है वो यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मरकरी का जुपिटर से के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो कितना बढ़िया बनता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं नवांश चार्ट की। तो नवांश चार्ट में आप देखिए कि पांचवें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, कि जो कि एक शुभ ग्रह है। और दूसरी अगर हम देखें कि यहाँ पे जो पांचवा लॉर्ड है बुध, वो कहाँ पे गया, तो आप पाएंगे कि पांचवा लॉर्ड बुध जो है ये सबसे सर्वोत्तम त्रिकोण में, सबसे बली त्रिकोण यानी कि नाइन्थ हाउस में ये जाके बैठा हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा योग जो है वो दिखा रहा है। गुरु की बात करते हैं तो गुरु अपने मित्र में की राशि में है और केंद्र में ही बैठा हुआ है। तो इससे हमें ये पता चल पाता है कि यहाँ पर भी नवांश कुंडली में भी गुरु और जो बुध है, इनका मरकरी का बहुत अच्छा योग बना हुआ है, और ये केंद्र और त्रिकोण में बैठ के बहुत अच्छा फल जो है हम दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि पुत्र कारक की, अगर हम समझना चाहते हैं कि पुत्र कारक को हम किस तरीके से समझेंगे, तो पुत्र कारक को समझने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पांचवें नंबर पे ऊपर से अगर गिने तो पांचवें नंबर पे कौन सी ग्रह पड़ता है।
तो आप देखिए पहले नंबर पे 2255 पे मरकरी है, दूसरे पे 2224 पे वीनस है, और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो मार्स है। यहां तक आपका भाग्यकारक हो गया। चौथे की बात करते हैं तो फिर हमारे को सैटर्न मिलता है जो 13 डिग्री का है। और पांचवा जो आता है वो हमारा आता है चंद्रमा, जो कि हमारा पुत्र कारक बनता है, कि जिससे हम एजुकेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पे आप देखेंगे लाभ स्थान में बैठा हुआ, मैंने कहा था कि केंद्र त्रिकोण और लाभ स्थान में अगर बैठे तो कोई ग्रह जो है वो अच्छा फायदा देता है। हम एज फार एज एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, पुत्र कारक को मैंने लिया है, तो चंद्रमा का लाभ स्थान में जाके बैठना जो है तो वो ये बताता है कि एजुकेशन के मामले में इच्छा पूर्ति जो है वो इनकी होती हुई लग रही है। यहाँ पे अगर हम बात देखें D9 में, अगर हम बात देखते हैं तो चंद्रमा कहाँ पे चला गया है, तो चंद्रमा आप देखें कि यहाँ पे त्रिकोण में ही बैठा है, और फिफ्थ हाउस में ही, जो बुद्धि विवेक विद्या का ही घर है, एजुकेशन का स्किल सेट का ही घर है, तो उसी में ये बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। D24 की अगर हम बात करते हैं तो D24 में जो हम देखते हैं कि फिफ्थ लॉर्ड जो है वो लगन में ही जाके बैठ जाता है। तो ये कि बहुत अच्छा है एक लगन में जाके बैठना, क्योंकि लगन जो है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों को जो है परिलक्षित करता है। और अगर हम बात समझना चाहते हैं कि इसके ऊपर दो शुभ ग्रहों की जो है दृष्टि भी पड़ रही है, वीनस और मरकरी की भी। और मरकरी जो है जैसा कि मैंने बताया था गणित का मेनली कारक भी है, वो भी केंद्र में बैठा है, शुभ ग्रह के साथ भी आके बैठा हुआ है। चंद्रमा की हम बात करते हैं तो चंद्रमा यहाँ पे 8वें घर में गया हुआ है। तो 8वें घर को देख के हमें ये जरूर लग सकता है कि ये क्या चीज है, कहीं ये पीड़ित भाव जो होता है, 8वां चूंकि पीड़ा का भाव होता है, लेकिन हम साथ ही साथ जानते हैं 8वां रिसर्च का भी है, 8वां इन डेप्थ स्टडी का है। 8वें को रंध्रेश कहते हैं, 8वें को गड्ढा कहते हैं, मतलब डीप में जाके जो चीज ऊपर से ना दिखाई देती है उस चीज को समझना। तो रामानुजन जी ने वो वास्तव में इस चीज को ही समझा था। दूसरे शब्दों में हम कहें तो चंद्रमा जो है वो गति है, तीव्र गति है, और मंगल जो है वो लॉजिक है, और मरकरी जो है वो मैथमेटिक्स है। तो देखिए मंगल की दृष्टि मैथमेटिक्स के ऊपर पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि तीव्रता के, तो लॉजिक और तीव्रता दोनों ने मिलके जो है वो इनको एक गति प्रदान करी, और दुनिया में ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन के रूप में ये निकल के आया, और इनकी बहुत सारी दी हुई इक्वेशंस जो हैं वो अभी भी सॉल्व करने की दिशा में काम किया जा रहा है। अब हम दूसरा चार्ट जो लेते हैं वो महात्मा गांधी जी का चार्ट लेते हैं, और महात्मा गांधी जी के चार्ट को भी हम इसी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के चार्ट में लग्न जो है वो वर्गो है, और जो फिफ्थ हाउस है वहां पे मकर राशि आ रही है, जिसका स्वामी जो है वो शनि है। तो शनि जो है वो तीसरे घर में बैठ के अपने घर को देख रहा है, तो अपने घर को मजबूती दे रहा है। यहाँ पे केतु है, यहाँ पे तो लोग केतु से अलग तरीके से बात समझेंगे, लेकिन केतु चूंकि अध्यात्म का भी कारक होता है, और हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी बहुत स्पिरिचुअल थे, बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी थे। तो शनि ने उनको डिसिप्लिन भी दिया और केतु ने उनको अध्यात्म भी दिया है। और यहां से हम बात करते हैं, अगर हम देखते हैं कि वीनस की क्या स्थिति आती है, और मरकरी की हमारे पास क्या स्थिति आती है, गुरु जो कारक है उसकी हमारे पास क्या स्थिति आती है, और पुत्र कारक जो है उसकी हमारे पास क्या स्थिति आती है। तो मरकरी और वीनस की अगर हम बात करते हैं तो मेटलिस्टिक वर्ल्ड को समझ पाना, जहां शनि और केतु ने इनको स्पिरिचुअल नॉलेज भी दी, वहीं पे वीनस ने अपनी राशि का, मूल त्रिकोण राशि का होके दूसरे भाव में बैठा हुआ है। तो काल पुरुष की कुंडली में भी आप जानते हैं दूसरा घर जो होता है वो वीनस का ही होता है। तो यहाँ पे इनको ये दिया कि परिवार से इनको जो संस्कार मिले, इनको जो नॉलेज मिली वो बहुत अच्छी मिली, मेटलिस्टिक नॉलेज को भी इनके पास समझ सके। मंगल जो है वो यहाँ पे इनको लॉजिक देता हुआ लग रहा है, और मरकरी जो है इनको शार्पनेस एंड एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट जो है वो भी यहाँ पे देता हुआ इनको दिखाई दे रहा है। हम बात करते हैं तो गुरु की क्या है। गुरु यहाँ पे अपने मित्र राशि में है, लेकिन साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे 8वें भाव में बैठा हुआ है। तो 8वें भाव को देख के हम समझ सकते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे हम देखते हैं कि वीनस और मरकरी ऐसे दो ग्रहों की दृष्टि भी जो है वो यहाँ पे पड़ती हुई नजर आ रही है गुरु के ऊपर, जो कि एक अच्छी बात है। और मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल अपने घर को देख रहा है, तो इस भाव
भाव को बहुत मजबूत भी बना रहा है। और गुरु जो है वो इन डेप्थ स्टडी का भी कारक बनता है। तो हम जैसा जानते हैं कि गुरु जो है वो लॉ को भी दर्शाता है, और महात्मा गांधी जी ने लॉ में जो डिग्री हासिल की थी और उसी की बदौलत उनकी अपनी जो विद्वता थी, जिसके कारण उन्होंने पूरे स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा जो है वो प्रदान की थी। यहाँ पे अगर हम पुत्र कारक को अगर समझने की बात करते हैं, तो आप देखिए कि नंबर 1 पे आत्म कारक ये बनता है, जुपिटर बनता है। नंबर 2 पे मून जो है वो अमात्य कारक बनता है। नंबर 3 पे वीनस जो है वो भात्र कारक बनता है। नंबर 4 पे अगर आप देखते हैं तो सैटर्न जो है वो भ्रातृ कारक बन जाता है। और नंबर 5 पे फिर उसके बाद सॉरी, 1, 2, 3, 4, चार ये हो गए, और पांचवा सैटर्न जो है वो इनका पुत्र कारक बनता है। तो अगर पुत्र कारक को हम समझना चाह रहे हैं सैटर्न को, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सैटर्न की जो राशि है वो पांचवें घर में ही आ रही है, और जो इनको बहुत मजबूती प्रदान कर रही है। और सैटर्न अपने ही घर को देख रहा है, तो पुत्र कारक, तो वो इसे और मजबूत बना रहा है। हम यहाँ पे नवांश कुंडली में अगर देखते हैं, तो हम किस तरह से देखते हैं, सैटर्न केंद्र में ही बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है, अपनी मकर राशि में बैठा है, और एक अच्छे ग्रह बुध के साथ बैठा हुआ है। कि बुध जो है साइंटिफिक आउटलुक देता है इनको, एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट, प्रोविस टू डिस्क्रिमिनेट, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं, वो यहाँ पे इसको देता हुआ नजर आता है। गुरु जो है वो अपने ही राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण राशि में, छठे घर में जरूर बैठा है। तो अपने शत्रुओं को हरा पाना कोई मारपीट से या शक्ति से नहीं, अपनी बुद्धिमता से, अपने हायर विजडम से, अपनी इंटेलिजेंस से। तो वो गुरु जो है अपने शत्रुओं को पराजित करने का जो भाव है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाता हुआ नजर आता है। पुत्र कारक की हमने बात करी, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया। पांचवें भाव की अगर बात करते हैं, तो पांचवें भाव का हम देखते हैं कि लॉर्ड कहाँ पे गया है। तो देखिए, पांचवें भाव का लॉर्ड जो है वो 11वें घर में गया है, और मंगल यहाँ पे स्वयं अपने पांचवें घर को देख के इसको बहुत मजबूत बना रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी लॉर्ड अगर अपने भाव में स्थित हो जाता है या अपने भाव को दृष्ट कर लेता है, तो उस केस में भाव को बहुत बली बना देता है। तो भाव में शुभ ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही है, और जो वीनस है वो अपनी राशि में ही बैठा है, मजबूत हो रहा है, तो 11वें घर को बहुत मजबूत बना रहा है, और मंगल अपने घर को देख के बहुत मजबूत बना रहा है, और पंचम के द्वारा उनकी इच्छा पूर्ति जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है। इसी चीज को अगर हम देखते हैं D24 में, और कि वो किस तरह से दिखा रहा है, तो D24 में अगर आप देखें, तो यहां पे आप देखें कि लग्नेश जो है वो इच्छा पूर्ति के भाव में गया हुआ है। जो पंचम भाव है वहां पे मंगल जो कि लॉजिक, और मरकरी जो कि एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट, साइंटिफिक आउटलुक, चीजों को समझ पाना, ग्रेस्प कर पाना, एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन जो एबिलिटी होती है वो मरकरी देता है। और मंगल जो है वो ऊर्जा का जो बहुत संचार कर रहा है, वो यहाँ पे वो मंगल और मरकरी जो है वो दिखा रहा है, और त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ का भावेश कहाँ पे गया। तो आप भावेश को अगर यहाँ पे वीनस को देखें, तो वीनस तीसरे घर में गया है यहाँ पे। तो तीसरे घर जो है वो हम सब जानते हैं कि शिक्षा इनको बाहर जाके इनको लेनी पड़ी थी। काल पुरुष की कुंडली में 12वां भाव जो होता है, 12वीं राशि जो होती है वो विदेश को भी प्रदर्शित करती है। लेकिन बार ये जो तीसरा घर है ये संघर्षों को भी दिखाता है। तो हम सब जानते हैं कि इनका जो जीवन जो था विदेश में वो भी संघर्षपूर्ण रहा है। और इन्होंने जो अपनी कम्युनिकेशन जो अपनी स्टेब्लिश करी, या जो डॉक्यूमेंटेशन हम कहेंगे, टूर्स एंड ट्रेवल्स हम कहेंगे, और ये इन सारी बातों को यहाँ पे वीनस जो है वो बहुत अच्छे से दर्शाता है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं। और जहाँ तक पुत्र कारक की हम बात कर रहे हैं, तो हमने देखा था कि पुत्र कारक जो बनता है वो फिर से शनि बनता है। तो शनि देखिए 11वें भाव में बैठा है, इच्छा पूर्ति के भाव में बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो योग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मेरा ये कहने का मतलब था कि हम लोगों ने जब एजुकेशन को समझा, तो मैं एक समरी रूप में बताना चाहूंगा। फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है जिसे भावेश कहेंगे, फिफ्थ हाउस का कारक गुरु,
और पुत्र कारक जो जैमिनी का है, जो कारक है, स्थिर कारक है, जो एजुकेशन के लिए देखा जाता है, ये चार ग्रह, इनकी स्थिति लग्न चार्ट में, D9 चार्ट में और D24 चार्ट में अगर आप देखें इनके, तो एक और बात कि इनकी प्लेसमेंट, आस्पेक्ट और कंजंक्शन देखें, और वो अगर मजबूत और अच्छी हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होगा, इंटेलिजेंट होगा, विटी होगा, ब्रिलियंट होगा, और उसके अंदर जो एक ग्रेस होगी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, वो बहुत अच्छी रहेगी।